हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पूरे लुसेंट जीके के निचोड़ की। ये आपका 10वां पार्ट है। हमने इसके पहले इसके 9 पार्ट अपलोड करके रखे हैं, तो जिन लोगों ने वो 9 पार्ट नहीं देखे हैं वो ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है वो आपके एसएससी, एनटीपीसी, आईबीपीएस, एसआई, पुलिस, ग्रुप डी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ पीसीएस एग्ज़ाम में भी जहाँ भी जीके के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? गुजरात, पंजाब, असम, तमिलनाडु। जल्दी से जल्दी इसके आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको इसके आंसर्स पता हैं। यहाँ पे मैं आपको डेली 30 क्वेश्चंस करवाती हूँ, तो 30 में से आपको जितने क्वेश्चंस के आंसर्स पता हैं आप ज़रूर हमें आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, डेली आपके 5 करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं करवाती हूँ। उसके बाद लुसेंट जीके के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, एनटीपीसी ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह की है उन्होंने गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए। आपको मैं बता दूं, इसे गुजरात के कच्छ के रण में स्थापित किया जाने वाला है। आपको मैं बता दूं, इसके लिए 4750 मेगावाट की आपको यहाँ पे बात की गई है। इसके नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। तो आपको यह भी सवाल हो सकता है कि इसकी मंजूरी किससे मिली है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से। कितने मेगावाट की बात की गई है? तो 4750 तक के। इसके साथ साथ एनटीपीसी ने लक्ष्य भी रखा है कि 2032 तक 60,000 मेगावाट, अभी तो 4750 मेगावाट की बात की गई है, लेकिन 2032 तक 60,000 मेगावाट ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य इन्होंने रखा है। तो आपको पूछा जा सकता है 2032 तक कितने मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है? तो 60,000, या फिर 60,000 मेगावाट का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2032 तक। नेक्स्ट है सवाल नंबर 2, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर कर गोल्डन बूट अपने नाम किया? किस फुटबॉल खिलाड़ी ने यूरो कप 2020 में टॉप स्कोर करके गोल्डन बूट अपने नाम किया? करीम बेंजेमा, पैट्रिक स्कीक, एमिल फोर्सबर्ग, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो? तो सही जवाब है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर डी। आपको मैं बता दूं, अगर इनकी बात की जाती है तो इन्होंने सिर्फ 4 मैच खेलने के बावजूद यह शीर्ष सम्मान हासिल किया, क्योंकि इन्होंने 4 मैच में 5 गोल दागे। वहीं चेक गणराज्य के पैट्रिक स्कीक थे जिन्होंने कि 5 गोल दागे, लेकिन इन्होंने दोनों ने 5-5 गोल दागे, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बेहतर मदद के लिए यह अवार्ड दिया गया। इसके साथ साथ तीसरे स्थान पर रहे फ्रांस के किम बेंजेमा, ये तीसरे स्थान पर रहे, आपको पता होना चाहिए। और पैट्रिक स्कीक दूसरे स्थान पर, और पहले पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्योंकि करीम बेंजेमा ने 4 गोल दागे थे। नेक्स्ट है सवाल नंबर 3। विश्व बैडमिंटन महासंघ BWF के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश में होगा? विश्व बैडमिंटन महासंघ के अनुसार 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी किस देश में होगा? तो यह जो है भारत में होगा। ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं बता दूं, वहीं चीन को जो है विश्व बैडमिंटन महासंघ सुदीर्मन कप फाइनल 2023 का मेज़बानी करने का मौका मिला है, और इसका आयोजन सुझोऊ शहर में होगा, लेकिन 2026 में यह भारत में होगा। सवाल नंबर 4। आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वेस्ट इंडीज़ की कौन सी महिला क्रिकेटर मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई है? आईसीसी की तरफ से जो ताज़ा रैंकिंग जारी हुई उसमें कौन सी महिला क्रिकेटर है जो मिताली राज को पछाड़कर वनडे की प्रथम रैंकिंग की खिलाड़ी बनी है? तो वो है आपकी स्टेफनी टेलर। ऑप्शन नंबर बी। आपको मैं इनके बारे में बता दूं, ये जो है वेस्ट इंडीज़ की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने सिर्फ बल्लेबाजी रैंकिंग में ही नहीं बल्कि ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान
हासिल किया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव यानी लिम्फेटिक फेलरेसिस के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया और इसे कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो यह है आपका महाराष्ट्र। आपको मैं बता दूं, हाथी पांव जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में भी जाना जाता है, यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में माना जाता है और आपको मैं बता दूं यह रोग बहुत ही खतरनाक होता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के बाद दूसरी सबसे अधिक शरीर को अक्षम करने वाली बीमारी होती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 6, जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? 12वां डैन, पीली बेल्ट, 10वां डैन या काली बेल्ट? तो जूडो में सर्वोच्च उपाधि है 10वां डैन, ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बता दूं इसकी उपाधियों को मुख्यतः 16 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस वर्गीकरण में 6th KYU को सबसे निम्न उपाधि तथा 10वां डैन को सर्वोच्च उपाधि माना जाता है। जिगारो कानो जिन्हें जूडो का संस्थापक भी माना जाता है, तो आपको यह बात हमेशा याद रखना है कि जूडो के अगर आपसे संस्थापक पूछे तो ये आप नोट डाउन कर लो अलग से, ये हैं जिगारो कानो। यह भी आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। इन्होंने 12 डैन के प्रतीकात्मक सम्मान से इन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 12वां डैन से किन्हें मरणोपरांत सम्मानित किया गया? तो जिगारो कानो को जिगारो कानो जो थे यह इसके संस्थापक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है सवाल नंबर 7, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब आरंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है जून 2011 में आरंभ किया गया। आपको मैं बता दूं यह 3 जून 2011 को आरंभ किया। इसे संपर्क अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा वाशवांडा राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को पुनर्गठित स्वरूप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का औपचारिक शुभारंभ किया गया था। आपको मैं बता दूं इसके बारे में, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीमती सोनिया गांधी ने। कहाँ पे की? तो वांसवाड़ा राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को पुनर्गठित स्वरूप देकर ग्रामीण आजीविका मिशन का औपचारिक शुभारंभ किया गया। सवाल नंबर 8, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी व दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? केंद्रीय सचिवालय जो है दिल्ली में, उसके उत्तरी व दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो यह था हर्बर्ट बेकर, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो सवाल है आपका, रेड डाटा बुक किन जातियों के बारे में जानकारी देता है? तो रेड डाटा बुक जो है वह आपकी संकटापन्न जातियों के बारे में बताता है, यानी जो जाति अभी खतरे में है, उस जिसमें अभी संकट चल रहा है उसके बारे में बताता है। आपको मैं बता दूं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करती है, जिसकी स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1964 को इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है सवाल नंबर 10, किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? पर्ल सिटी किसको कहा जाता है? तो यह हैदराबाद को कहा जाता है। यह हीरा एवं मोती व्यापार का वैश्विक केंद्र था। आपको मैं बता दूं 1990 से यह सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल या बायोटेक्नोलॉजी के हब के रूप में उभर रहा था। आपको मैं बता लूँ पर्ल सिटी जो था हैदराबाद को कहा जाता है। इसके बारे में बात किया जाए तो यह हीरा एवं मोती व्यापार का वैश्विक केंद्र था और 1990 से यह सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल या बायोटेक्नोलॉजी के हब के रूप में भी उभर कर आया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 11, किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? तो नेपाल का। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ की जो राष्ट्रीय पशु है वो है कोमोडो ड्रैगन। कौन है? तो कोमोडो ड्रैगन। अगर भारत की बात करें तो यह है बाघ। अगर भूटान की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रीय पशु हैं भूटानी टकीन। अब बात करते हैं, ये तो हो गए सभी राष्ट्रीय पशु। अब बात करते हैं जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 जो कह रहा है, आइए देखते हैं उसे। कह रहा है हरित क्रांति शब्द किसने गढ़ा था? हरित क्रांति शब्द जो है वो गढ़ा था विलियम गॉड ने। आपको मैं बता दूं सबसे पहले वर्ष 1968 में यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के निदेशक थे विलियम गॉड, इन्होंने ही इसका प्रयोग किया। तो आपको पूछा जा सकता है ये किसके निदेशक है? तो यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के, USAID के। नेक्स्ट है सवाल नंबर 13, यह
यह घोषणा किसने की कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए हो। यह किसने बोला कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए है? तो सही जवाब है आपका इसका अब्राहम लिंकन ने बोला था। आपको मैं बता दूं लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन ने, जो कि अमेरिकी के उस टाइम राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक भाषण में यह बात कही थी। नेक्स्ट है सवाल नंबर 14, सलीम अली कौन था? आपसे पूछ रहा है सलीम अली कौन था? तो यह एक विख्यात पक्षी विज्ञानी था। सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञान और प्रकृतिवादी थे। उन्होंने भारत का बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है भारत का बर्डमैन, भारत का बर्डमैन किसे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सलीम अली को। वह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण किया था। सवाल नंबर 15, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपना उद्देश्य मानवीय मूल्यों एवं मानवीय स्वतंत्रता को बचाने एवं भेदभाव मिटाने के लिए शोध एवं प्रतिरोध करने एवं हर तरह के मानवाधिकारों के लिए लड़ने में बताती है। आपको मैं बता दूं वर्ष 1977 में शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शोषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए किसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को। कब? तो 1977 में। नेक्स्ट है सवाल नंबर 16, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों यानी NAM का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ। आपको मैं बता दूं इसके राष्ट्राध्यक्ष, शासन प्रमुख का प्रथम सम्मेलन हुआ था। अब यह जो है यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई, और अब जो यूगोस्लाविया है उसे हम सर्बिया के नाम से जानते हैं और इसी की राजधानी है बेलग्रेड। यहाँ पे वर्ष 1961 में प्रथम यह सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता यूगोस्लाविया के तत्कालीन जो उस टाइम राष्ट्रपति थे जोसेफ बोज टीटो द्वारा की गई थी। सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट है सवाल नंबर 17, मांग का नियम किसके बीच कार्यात्मक संबंध को व्यक्त करता है? तो यह जो है कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच कार्यात्मक संबंध को बतलाता है। अब अगर अगले सवाल की बात करें तो चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, कीमत विश्लेषण में समय तत्व किसने शुरू किया था? तो कीमत विश्लेषण में समय तत्व अल्फ्रेड मार्शल ने शुरू किया था। मार्शल ने मांग तथा पूर्ति के संतुलन के लिए आवश्यक समय तत्व को 4 भागों में बांटा था, जिसमें पहला भाग था अति अल्पकाल। अगर दूसरे भाग की बात करते हैं तो दूसरा भाग जो था वो आपका था अल्पकाल। तीसरे भाग की बात करें तो यह था आपका दीर्घकाल। चौथे भाग की बात करें तो यह था अति दीर्घकाल। इसी तरीके से 4 भागों में इसे बांटा गया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 19, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रास्फीति मुद्रा पूर्ति एवं वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास के कारण होती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मात्रा अधिक एवं वस्तुओं की, सेवाओं के उत्पादन में कमी होने पर मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। अर्थात मुद्रा पूर्ति की तुलना में वस्तुओं एवं सेवाओं का कम उत्पादन मुद्रास्फीति के लिए मुख्यतः 4 कारण जिम्मेदार होते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण होता है मांग प्रेरित स्फीति, दूसरा होता है पूर्ति में कमी, तीसरा होता है लागत प्रेरित स्फीति और चौथा होता है वैश्विक कारण। सवाल नंबर 20 कह रहा है आइकोनोमिया शब्द का अर्थ क्या है? तो आइकोनोमिया शब्द का अर्थ है घरेलू प्रबंधन, और इसके बारे में सबसे पहले अरस्तु ने बताया था। अरस्तु ने ही यह शब्द दिया था आइकोनोमिया। नेक्स्ट है सवाल नंबर 21, किसको सेल का पावर प्लांट कहा जाता है? तो सेल का पावर प्लांट जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमैन ने की थी। आपको यह भी सवाल होता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो अल्टमैन ने 1886 में की थी। दोहरी झिल्ली से यह घिरा होता है। इसकी बाहरी झिल्ली चिकनी, भीतरी अंगुली नमा संरचना होती है और इसके भीतर मैट्रिक्स भरा होता है। इसके बारे में बात करें तो मैट्रिक्स तथा भीतरी झिल्ली में उपस्थित एंजाइम ऑक्सीश्वसन के लिए आवश्यक होते हैं और इस क्रिया में ऊर्जा पैदा होती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल या ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 22, कोशिका में कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो यह कहलाती है लाइसोसोम। आपको मैं बता दूं इसकी खोज किसने की थी? यह सब आपके सवाल होते हैं खोज को लेकर। तो इसकी खोज क्रिश्चियन रेने
डी ड्यूबे ने की थी और यह खोज की गई थी वर्ष 1955 में। आपको मैं बता दूं, इन्हें इस खोज के लिए वर्ष 1974 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आपको मैं बता दूं, जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल थैलीनुमा अंगाणुओं को लाइसोसोम कहते हैं। यह जो होता है कोशिकीय या बाह्य कोशिकीय पाचन में मदद करता है। लाइसोसोम अपघटन एंजाइम की थैलियां हैं जो बहुत सारे पदार्थ को अपघटित भी करती है। इसको कोशिका की आत्मघाती थैली या आइटम बम भी कहा जाता है। तो आपको यह सवाल भी होता है, आत्महत्या की थैली या फिर आइटम बम किसे कहते हैं? तो यह लाइसोसोम को कहते हैं। सवाल नंबर 23, डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर एक सरीसृप थे जो लुप्त हो गए। आपको मैं बता दूं, यह ट्राईएजिक समय में पैदा हुए और यह लुप्त भी हो गए। नेक्स्ट है सवाल नंबर 24, उभयचर शब्द का अर्थ क्या है? तो उभयचर शब्द का अर्थ है दो जीव। इसे हम इंग्लिश में एम्फीबिया कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है बोथ और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी दो जीव जो होते हैं उसे उभयचर कहते हैं। सवाल नंबर 25, प्रशीतक फ्रेऑन क्या है? तो यह डाइक्लोरोमेथेन है। आपको मैं बता दूं, यह एक रंगहीन गैस है जिसका प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। सामान्यतः इसकी बिक्री फ्रेऑन 12 ब्रांड नाम के तहत होती है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 26, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 में की गई थी। वहीं मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट है सवाल नंबर 27, खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो यह जो है खिलाफत आंदोलन टर्किश खलीफा को अपमानित करने के खिलाफ किया गया था और यह 17 अक्टूबर 1919 को यह दिवस भी मनाया जाता है, खिलाफत दिवस। नेक्स्ट है सवाल नंबर 28, जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबद्ध था? तो वह था जनरल डायर। और आप सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है सवाल नंबर 29, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो यह हुए 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट है सवाल नंबर 30, आज का आखिरी सवाल, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सवालों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।